बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज की अहम खबरों के साथ मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी, लाहौर स्टूडियो से नवाज संगरा और हैदराबाद से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान ने। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंध की, जहां पर गुज़िश्ता 16 सालों से पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत कायम है। सरकार की जानिब से सेहत के शोबे को बेहतर करने के लिए अरबों रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से अरबों रुपए के बजट रखने वाले टीचिंग अस्पतालों की हालत यह है कि वहां पर मरीजों को अद्वियात नहीं मिलती और बिस्तरों की भी शदीद कमी है। इन अस्पतालों में मरीजों को गाड़ियों से उतार कर वार्ड या इमरजेंसी रूम मुंतकिल करने के लिए ना तो स्ट्रेचर मौजूद है और ना ही कोई व्हील चेयर मुयस्सर है। सवाल तो ये है कि जो अरबों रुपए इन अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी के लिए दिए जाते हैं, वो सारी रकम आखिर कहां जा रही है। मजीद इस बारे में हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी से। मंसूर, ये बताइएगा कि कौन कौन से अस्पताल हैं जहां अद्वियात की किल्लत का सामना है। देखिए मिस फरजाना, जैसे आपने बताया कि 16 सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसमें कोई शक नहीं कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तालीम और सेहत के शोबों में बहुत ज़्यादा बजट बढ़ा दिया गया है और हर साल बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इन जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, ख़ास तौर पे कराची के अलावा हैदराबाद लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल है, लाड़काना में चंडका मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, सखर में गुलाम अहमद मेडिकल महर कॉलेज और हॉस्पिटल है, और नवाब शाह में जो जरदारी साहब और फरर अल्ताफपुर साहबा का आबाई ज़िला है, वहाँ पर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल है। तो वहाँ अगर मैं फिगर्स आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे। जो लम्स हैदराबाद है उसकी मजमूई बजट है 8 अरब 3 करोड़ रुपए एक साल के, जिसमें अद्वियात की जो बजट है 2 अरब 47 करोड़ रुपए 40 लाख रुपए है। आगे चलते हैं लाड़काना, हुक्मरानों का अपना ज़िला। लाड़काना की अस्पताल की जो सिर्फ लाड़काना शहर के अस्पताल की जो देही जहां डिस्ट्रिक्ट के अलावा और शहर है उसकी नहीं बता रहा हूँ, लाड़काना के सीएमसी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की जो बजट है मजमूई 3 अरब 59 करोड़ रुपए है, जिसमें अद्वियात की बजट जो है 1 अरब 10 करोड़ रुपए है। अच्छा। 93 लाख। उसके अलावा शेख सैयद हॉस्पिटल भी है एक साथ लाड़काना में, जिसकी 15 अरब 79 करोड़ की अद्वियात की बजट है। ठीक है। जिसकी मजमूई बजट 3 अरब 59 करोड़ है। अच्छा, नवाबशाह चलते हैं। नवाबशाह है 2 अरब 47 करोड़ 6 लाख रुपए, जिसमें अद्वियात की बजट 77 करोड़ 71 लाख 51 हज़ार रुपये है। इसी तरह सखर की भी 83 करोड़ सिर्फ अद्वियात की बजट है। मीरपुर खास की अद्वियात की बजट 1 करोड़ 27 लाख रुपए है। ये अरबों रुपए जो हम बता रहे हैं, ये सिर्फ सिटी में कायम जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल या टीचिंग हॉस्पिटल है, जिसको सिविल हॉस्पिटल या मुख्तलिफ नाम दिए गए, उनकी बजट है। जबकि ज़िले के दीगर छोटे बड़े शहर हैं, DHQ, THQ और रूरल सेंटर, उनकी बजट अलग है। उनका अगर हिसाब किया जाए तो सिंध में कोई ऐसा शहर, ऐसा ज़िला नहीं है जिसकी मजमूई बजट 5 अरब रुपए से कम हो। तो सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा को अद्वियात के लिए ये जो है ये बजट मुख्तस किया जाता है। मिस फरजाना, मैं अगर लिस्ट गिनवाऊँ ना आपको, सिर्फ इनके अद्वियात नहीं है, इनमें ट्रेवलिंग अलाउंस है, पीओल चार्जेस है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग पब्लिकेशन है। मुगीरी साहब, अगर हम सिर्फ अद्वियात की बात करें तो हर अस्पताल को अद्वियात के लिए कितना बजट दिया जाता है? हाँ, इसके अलावा दीगर जो इनके मराहत और दीगर चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर हर हॉस्पिटल्स को अदर्स के मद में भी 30, 40, 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ठीक है। जबकि जनरेटर, फर्नीचर, मशीनरी की मद में भी 10, 20, 30 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो अभी आपने जिक्र किया ना कि मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है, न स्ट्रेचर है न चेयर है, उसके लिए भी अलग से बजट है, अद्वियात के अलावा अलग से बजट है। बिल्कुल। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है हुक्मरानों से, अस्पताल की ज़िला इंतज़ामिया से, अस्पताल की इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया से, और ख़ुद पीपल्स पार्टी की सरकार से कि आप पैसे जो दे रहे हो किसके लिए दे रहे हो, जिस आवाम के लिए दे रहे हो। उनके आप फुटेज जो देखें, एक मैं सखर का देख रहा हूँ जिसके
पाँव की हड्डी जो है कटी हुई है, वो बेचारा घिसते घिसते जो है ना वार्ड में जा रहा है, पर ऐसे ही घिसते घिसते वापस आ रहा है। ना तो उसके लिए कोई व्हील चेयर है, ना ही जो स्ट्रेचर है उस पर लेके जा रहा है। हम नाज़रीन को दिखाएंगे, बताएंगे कि वो बंदा क्या कर रहा है। यही सूरत हाल लाड़काना की है। लाड़काना इतना पुराना शहर, पुराने हॉस्पिटल मोजरत के साथ। जी 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 मिस फरजाना, आप कुछ पूछ रही थी। अच्छा मुगीरी साहब, ये बताइएगा कि भारी बजट दिए जाते हैं, इसके बावजूद भी अद्वियात की किल्लत की क्या वजह है? वो बजट जा कहां रहा है? देखिए, मैं आपको इनकी साइड स्टोरियां बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। गुज़श्ता 8-10 सालों से FIA को मुख्तलिफ हॉस्पिटल से शिकायत मिली आवाम से कि जो ये अद्वियात खरीदते हैं वो जाके मुख्तलिफ शहरों या कराची में जो मेडिकल सेंटर हैं, जो फार्मा वाले, उनको फ़रोख्त कर रहे हैं। FIA ने छापे मारे हैं और जिन हॉस्पिटल को ये अद्वियात जाते हैं उनके सैंपल्स पे उन हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है, लोगो लगा होता है। तो ये इन्होंने पकड़े हैं। FIA की जानिब से 4-5 मरतबा इनको पकड़ा गया है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? जो स्टोर इंचार्ज है, छोटा सा मुलाजम, उनके खिलाफ, कोई अकाउंटेंट है उनके खिलाफ। ना MS के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना डायरेक्टर फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई होती है, ना उन प्रोक्योरमेंट कमेटी के जो लोग हैं, जो अद्वियात के हेड है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब लाड़काना की जैसे मैं बात कर रहा था, आपने कहा ना कि अद्वियात ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। लाड़काना जो हुक्मरानों का अपना शहर है और सिंध में क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी पजीराई है, जिसका नाम है, उस शहर की रुईदाद ये है कि वहाँ पर जो डायरेक्टर फाइनेंस लगाया गया है, एक बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, सियासी शख्सियत है, उनके रिश्तेदार हैं, उनको वहाँ पर लगाया गया आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ वे लगाकर उनको जो है DDO पावर, जो पैसे निकालने के जो अख्तियार होते हैं, ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर, वो सिंगल हेडेड बंदा है जो ये 3-4 अरब रुपए चेक निकालता है। MS जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है लाड़काना में, उसको कोई अख्तियार नहीं कि वो चेक पे साइन करे। मुझे बताएं, ये लाडले हैं, ये शहजादे हैं, ये क्या हैं? क्या ये आसमानी मखलूक हैं कि इनसे कोई नहीं पूछेगा, इनको इतने अख्तियार दिए जाएंगे? ये 2 सिग्नेटरी इसलिए रखते हैं कि डायरेक्टर फाइनेंस के साथ MS रखा जाए ताकि दोनों मिलकर साइन करें, जब पैसे निकले तो पता लगे। लेकिन यहाँ पता ही नहीं लगता। जब आप एक बंदे को इतना अख्तियार देंगे कि वो अपनी मर्जी से चेक साइन करे, अपनी मर्जी से किसको दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, क्या खरीद रहा है, कौन पूछेगा उससे? लेकिन मुगीर साहब, जब बजट मुख्तस किया जाता है और वही बजट जब दिया जाता है तो उसकी कोई पूछगछ नहीं होती है। एक तरफ तो अद्वियात की भी किल्लत है, दूसरी जानिब देखा जाए तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं हॉस्पिटल की वो भी नहीं है, स्ट्रेचर्स नहीं है, व्हील चेयर्स नहीं है, बिस्तरों की भी किल्लत है। तो उनके ऊपर पूछगछ नहीं होती कि ये जो बजट हमने दिया था वो कहाँ गया? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस सेहत के शोबे में जो वज़ीर हैं मोहतरमा अज़रा पेशू साहिबा, वो और उनके जो हस्बैंड हैं वो सेक्रेटरी रहे काफ़ी सालों तक। अभी गुज़श्ता 2 टेन्योर से यही वज़ीर हैं, इनके लोग हैं, यही लगाते हैं और इनके यहाँ पर कोई मुदाखलत भी नहीं कर पाता। इवन CM की मुदाखलत नहीं चलती है क्योंकि मैडम ने लोग लगाए हैं, तो मैडम से कौन पूछे। अब जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि मैडम के शोहर रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, अब भी रिटायर होने के बावजूद हेल्थ के मामलात जो हैं फजलुल्लाह पेचू साहब वो खुद देखते हैं किसको कहाँ लगाना है, किस कंपनी से खरीदना है। मुझे तो सोर्सेज ने ये भी बताया है कि मैं आपसे लिस्ट शेयर करूँगा कि पेचू साहब ने खुद अपनी मेडिकल की कंपनियाँ लॉन्च की हैं। अच्छा, मेडिकल की कंपनियाँ लॉन्च करके खुद अद्वियात फराहम कर रहे हैं। हुक्मरान भी खुद, मेडिकल की कंपनियां भी खुद, अफसरान भी खुद, सब कुछ खुद। तो फिर पूछेगा कौन? मुझे ये बताए ना। बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक पूछगछ नहीं होगी ये धंधा तो चलता रहेगा मुगीरी साहब। और लाड़काना की एक और मिसाल बताऊं, वहां पर 17 ग्रेड का जो इंचार्ज था मेडिकल अपने स्टोर का, उसको हटा के 2 ग्रेड के चपरासी को लगा दिया है। क्या? 2 ग्रेड के चपरासी को वहां पर मेडिकल स्टोर का इंचार्ज लगा दिया गया है और उसके लिए मैं सुन रहा हूं कि 1-1.5 साल में वो करोड़पति बन गया है। तो ये लोग करोड़पति तो ऐसे नहीं बन रहे ना मिस फरजाना।
नाज़रीन, इस हवाले से हुकूमत को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि वो अद्वियात जो गरीबों की फलाह के लिए मुफ्त दी हैं लेकिन उन्हें अस्पताल में से निकाल के मार्केट में सेल कर दिया जाता है, इस हवाले से ज़रूर कोई कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध सरकार की तो बात कर ली है, अब बात करते हैं पंजाब सरकार की, जो आए रोज़ नए मंसूबों का ऐलान करती है। और अब हुकूमत ने लाहौर में 5 नई तहसीलें बनाने का फैसला किया है। अब नई तहसीलें बनाने से आवाम को जिन मुश्किलात का सामना रहता है वो कम हो जाएगी और उससे रोजगार के कितने मौके मिलेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या नए इजला और तहसीलें आवाम की मुश्किलात हल करने के लिए बनाए जाते हैं या सियासी मकासद होते हैं इसके पीछे। मजीद खबर के अंदर की खबर क्या है, जानते हैं नुमाइंदा नवाज संगरा से। नवाज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन कौन सी नई तहसीलें बनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो जो लाहौर है उसके अंदर 5 तहसीलें जो हैं वो काम कर रही हैं। एक जो है वो ज़िला लाहौर है, इस पर बहुत सारी जो है वो डिस्कशन हो चुकी है कि लाहौर के जो है वो 2 इजला होने चाहिए, लेकिन जो ज़िला है उसको तकसीम करने की तो अभी तक बात नहीं हुई, लेकिन जो तहसील हैं उनको मज़ीद जो है वो बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया गया। इस वक्त जो 5 तहसीलें लाहौर में काम कर रही हैं उसमें तहसील रायवंड है, उसके अलावा तहसील मॉडल टाउन है, तहसील सिटी है, तहसील कैंट है और शालीमार की तहसीलें जो हैं ये ऑलरेडी काम कर रही हैं। उसके साथ साथ जो है वो 5 नई तहसीलें जो है वो बनाने का फ़ैसला किया गया, जिसमें अल्लामा इकबाल तहसील जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें अल्लामा इकबाल टाउन और ठोकर नियाज़ बेग के इलाके जो हैं वो आएंगे। उसके साथ साथ जो है वो निश्तर की तहसील जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें कमाहा, काना, पांडो की और जो मेन फिरोजपुर रोड के इलाके हैं वो निश्तर तहसील में आएंगे। इसके अलावा सदर जो है उसको तहसील का जो है वो दर्जा दिया जा रहा है। सदर के तहसील में जो है वो बरकी रोड, बेरियाँ रोड और हेर के जो गांव हैं वो इस तहसील में जो है वो आएंगे। इसके अलावा जो वाघा है उसको भी तहसील का दर्जा जो है वो दिया जा रहा है, जिसमें लाहौर रिंग रोड से मलिका जो है वो तमाम इलाके जो हैं वो वाघा तहसील में आएंगे। उसके अलावा लखोडेर और बसीन के जो देहात हैं वो भी वाघा की जो है वो तहसील में आएंगे। उसके अलावा जो रावी है उसको जो है वो तहसील का दर्जा देने का जो है वो फैसला किया गया है। ये जो दरिया के साथ साथ जो इलाके हैं जिसमें शाहदरा है, सर्कला रोड है और रेलवे स्टेशन के जो इलाके हैं वो इस तहसील में आएंगे। तहसीलों के क़याम और इजला के क़याम से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इसमें आवाम का जो है वो फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग जो दूर दराज के इलाकों में एक लंबा सफ़र करके अपने तहसील हेडकोार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर में किसी भी काम के लिए, वो जुडिशल मामलात हों, वो रेवेन्यू के मामलात हों, वो हेल्थ और एजुकेशन के मामलात हों, वो लेने के लिए जब दूर दराज की तहसीलों में कई घंटे सफ़र करके जाना पड़ता है। ठीक, जब ये तहसीलें करीब कर दी जाएंगी, जब इनका साइज़ जो है वो छोटा कर दिया जाएगा तो यकीनन जो है इससे जो है वो आवाम को फ़ायदा होगा। अब लाहौर की तहसीलें बनाने का जो है वो तो फ़ैसला किया है, लेकिन अगर जो दूसरे जो दूर दराज के इजला हैं अगर वहाँ पर भी तहसीलों की तादाद जो है वो बढ़ा दी जाए तो लोगों को जो है वहाँ पर फ़ायदा होगा। लेकिन अभी जो है वो फ़िलहाल इसी बात पर गौर किया गया। इस हवाले से बहुत सारी जो सरकारी सतह पर मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये तमाम मीटिंग्स हुई हैं। 5 नई तहसीलें हैं जो बनने जा रही हैं। जी बिल्कुल। और इससे कबल कितनी तहसीलें थी मौजूदा जो अभी काम कर रही हैं? इससे कबल लाहौर के अंदर जो है वो 5 तहसीलें काम कर रही हैं। अब 5 नई तहसीलें जो हैं वो बनाने का फैसला अगर ये 5 नई तहसीलें बन जाती हैं तो कुल मिला के 10 तहसीलें हो जाएंगी। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है वो अब 10 तहसीलें हो जाएंगी। इससे जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो बड़ी खुश है क्योंकि उनकी जो है वो सीटें बढ़ जाएंगी। लाहौर के अंदर जो AC लगना होता है ये एक बड़ी लुक्रेटिव पोस्ट है, जो ग्रेड 17 के DMG और ये जो PMS ऑफिसर्स हैं ये बड़ी फाइट करके लाहौर की तहसीलों में AC लगते हैं। लेकिन अब जब 5 की बजाय 10 हो जाएंगी तो यकीनन इनको जो है वो फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने बात की लाहौर के बाहर की, तो लाहौर के बाहर अगर चीज़ें इसी तरह की चलती हैं तो उससे भी आवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन माजी में भी जो मुस्लिम लीग नून है उस पर ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि वो जो लाहौर है उसको ही पंजाब समझते हैं और लाहौर के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट काम है वो भी यहीं पे होते हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस वक्त भी है तो उसने भी यही फैसला किया है कि लाहौर को जो है वो तकसीम करके लाहौर की जो तहसीलें हैं
उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है, जबकि ज़िला को जो तकसीम करने की बात जो है वो बहुत दफ़ा हो चुकी है। इसमें जो शेखपुरा की तहसील फ़िरोज़वाला है उसको लाहौर में शामिल करके लाहौर के 2 ज़िला और 2 DC बनाने की बात हो चुकी है, लेकिन उस हवाले से अभी तक जो है वो कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो तहसीलें कायम की जा रही हैं। तहसीलों के क़याम से आवाम को फ़ायदा होगा, इसके अलावा नई तहसीलों के क़याम से जो है वो रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। अच्छा नवाज़, जो इससे कबल 5 तहसीलें जो वर्किंग में थी, क्या वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर रही थी? नई तहसीलों के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई है, और क्या नई तहसीलें जो बनेंगी वो तमाम मुश्किलात हल कर देंगी? बिल्कुल, जैसा कि आप कह रही हैं कि नई 5 तहसीलें ऑलरेडी काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ये ख्याल है, इसमें बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं सरकारी लेवल पे कि लाहौर चूँकि जो बहुत बड़ा इस वक्त ज़िला बन चुका है, जिसकी आबादी भी बड़ा होता जा रहा है, उसको बढ़ा रहे हैं, शहर से मज़ीद बाहर निकाल के उसको मज़ीद लाहौर में एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, लाहौर की आबादी जो है वो 1 करोड़ 30 लाख अफराद तक जो है वो पहुंच चुकी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये महसूस किया है कि जो इसमें ये तहसीलें 5 हैं, ये कम है, इनकी तादाद जो है वो 5 से बढ़ाकर अगर 10 कर दी जाए तो आवाम को जो है वो रिलीफ लेने में आसानी होगी। इस वक्त जो सबसे बड़ी तहसील जो 5 के बाद 10 करने के बाद भी जो है वो सबसे बड़ी जो रकबे के लिहाज से लाहौर की तहसील होगी वो तहसील रायवंड होगी, क्योंकि इसमें लाहौर के बहुत सारे जो देहाती मज़ाफ़ाती के इलाके हैं वो आते हैं। जब जो सबसे छोटी तहसील होगी वो शालीमार की तहसील होगी, जिसमें बागबानपुरा और फतेहगढ़ के इलाके आएंगे। अगर हम इलाकों की बात करें तो रायवंड का जो इलाका है उसमें रायवंड शहर का इलाका, इसके साथ साथ पाजियाँ, मांगा और जो मराका के इलाके हैं ये इस तहसील में आएंगे, तहसील रायवंड में। इसके आगे आती है अलामा इकबाल। अलामा इकबाल में जो है वो चौंग और ठोकर न्याज बेग के इलाके जो हैं वो इस तहसील अलामा इकबाल में आएंगे। जबकि निश्तर एक नई तहसील जो बनाई जा रही है उसमें पांडों की उसके साथ साथ कान्हा और कमाहा के इलाके जो हैं वो निश्तर की तहसील में शामिल होंगे। जबकि मॉडल टाउन में इचरा और मॉडल टाउन का ये जो फिरोजपुर रोड का मेन जो एरिया है शहर का, ये जो है वो मॉडल टाउन तहसील में आएगा। इसके अलावा लाहौर कैंट में जो है वो बंगाली और कैंट का एरिया जो है वो तमाम इस तहसील में शामिल किया जाएगा। नई 5 जो तहसीलें बनेंगी वो ऑलमोस्ट पूरे लाहौर को कवर कर लेंगी। अब बिल्कुल ऐसा है, लाहौर पहले भी कवर था, लेकिन अब ये होगा कि उसका एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, लोगों को पहुंचने में आसानी होगी अगर ये नई तहसीलें डेवलप हो जाती हैं तो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऑटोमेटिकली नई तहसीलों के क़याम से जो है वो लोगों की मुश्किलात कम होगी, क्योंकि जहाँ दूर दराज जो है वो सफ़र करके लोगों को जाना पड़ता था, अब वो सफ़र जो है वो कम हो जाएगा, फासले कम हो जाएंगे, आवाम के जो मसाइल हैं उनकी दहलीज पर हल होंगे, लोगों की मुश्किलात जो है वो कम होंगी। ये सारी चीज़ें तो एक जगह ठीक है, लोगों के मसाइल भी हल होंगे। 5 तहसीलें जो है वो ऑलरेडी इन वर्किंग हैं, तो लाहौर में कायम की जाने वाली नई एक तहसील पर खर्च कितना आएगा, जो सबसे अहम बात है? ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो है वो जो बजट एस्टीमेट लगाए गए हैं वो 2 करोड़ 82 लाख रुपया जो है वो इनिशियल बजट्स जो है वो इस पे खर्च किया जाएगा। ये बजट मामूली नहीं, क्योंकि माजी में हमने देखा कि इस पे बहुत सारी जब भी बहुत से जो सियासी लोग थे वो अपने इजला से जो प्रपोजल्स लेके आते थे कि हमें जो है वो तहसील नहीं दी जाए, हमारा जो ज़िला है वो बहुत बड़ा है, और उनको आगे से ये कहा जाता था कि हमारे पास अखराजात नहीं है, हमारे पास डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए मामलात नहीं, और आप कहते हैं कि हमें नई तहसील या नए ज़िले का क़याम किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसने एक डिवीज़न जो गुजरात है, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ज़ाती अपनी दिलचस्पी लेके उसको गुजरात को जो है वो डिवीज़न का दर्जा दिलवाया। उसमें उसके अलावा जो है वो 5 नए इज़ला भी जो है वो कायम किए गए, जिसमें ज़िला वज़ीराबाद जो है उसको गुजरात डिवीज़न में शामिल किया गया। उसके अलावा कोट अद्दू है, तला गंग है, तमाम जो इज़ला भी कायम किए गए। उसके अलावा तहसीलें भी कायम की गई। लेकिन अखराजात की अगर बात करें तो अखराजात जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन चूँकि नून लीग जो है वो हमेशा उनका लाहौर जो है वो प्रायोरिटी रही है, तो उसने तमाम चीज़ों को साइड पे रख के इस चीज़ को फ्रंट पे ले आए हैं कि हमने जो है वो लाहौर की मज़ीद तहसीलें बनानी है। इसमें बहुत सारे जो है वो नई भर्तियाँ भी होंगे, उसके अलावा हेल्थ के अखराजात भी आएंगे, एजुकेशन पे भी अखराजात आएंगे, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, उनका दायरा कार जो है उसको भी रिविजिट किया जाएगा। पहले वो 5 तहसीलों को देख रहे थे, अब वो 10 तहसीलें जो हैं वो उनके नीचे आएंगी। उसके अलावा ये प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन है, ऑफिस स्टेशनरी है, यूनिफॉर्म पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग वगैरह के जो अखराजात हैं, फ्यूल है, ये तमाम अखराजात जो हैं वो आएंगे। IT इक्विपमेंट है, ऑफिस बिल्डिंग है, सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन इसमें सबसे एक अहम बात यह है कि एंटरटेनमेंट के लिए जो गिफ्ट और एंटरटेनमेंट है उसके लिए 1 लाख रुपए रखे गए हैं। अच्छा। आप देख लें कि
एक तरफ तो हमारे मसाइल हैं, हम माशी जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने गिफ्ट के लिए भी जो है वो 1 लाख रुपए रख लिए हैं। मतलब हमारी जो दे सकते हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने अखराजात किसी भी तौर पर जो है वो कम करने के लिए जो है वो तैयार नहीं। उन्होंने 1 लाख रुपए इसके लिए भी रख लिए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इन पे काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुतअद्दिद मीटिंग्स जो हो गई हैं, नीचे से जो ग्राउंड पे तमाम काम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सबसे ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि उसने जो पटवार सर्कल है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करके जो है वो सरकार को देनी होती है। नवाज, ये कब तक एप्लीकेबल होगा, क्योंकि तमाम पेपर वर्किंग तो इसकी कंप्लीट हो गई है अब? जी बिल्कुल, इसमें ये नज़र आ रहा है कि अभी अगले चंद दिनों में जो है वो समरी मूव हो जाएगी सीएम पंजाब को, जो कैबिनेट के सामने रखेंगी और कैबिनेट से मंजूरी के बाद पंजाब जो लाहौर की तहसीलें हैं वो 5 की बजाय 10 हो जाएंगी और उसके बाद उस पर जो है वो प्रॉपर काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ ये है कि जो तहसीलें हैं उनका जो रकबा है वो भी कम हो जाएगा। पहले जो है वो तहसीलों का रकबा बहुत ज़्यादा था, उसमें बहुत सारे इलाके जो है वो आ रहे थे, तो जिस वजह से लोगों को अपनी रेवेन्यू सर्विसेज लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब अगर पॉपुलेशन को हम देखें तो पॉपुलेशन के लिहाज से जो मॉडल टाउन बड़ी तहसील करा दी गई है, उसके अलावा वागा जो है वो छोटी तहसील करा दी गई है। इसी तरह शालीमार और रावी के जो इलाके हैं उनका रकबा, उनका अगर हम आबादी की बात करें तो शालीमार तहसील की आबादी जो है वो 21,30,000 पर मुश्तमिल होगी, जो रावी है वो 16 लाख पर मुश्तमिल होगी। लाहौर सिटी की तहसील जो है वो 24,48,000 जो अफराद हैं उस पर मुश्तमिल होगी। रायगढ़ जो है के हवाले से नवाज को इक्वलिटी नहीं रखी गई कि ऑलमोस्ट हर तहसील जो है उसका रकबा तकरीबन एक जितना हो। ये छोटी बड़ी तहसीलों का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे क्रिएट होगी, क्योंकि फिर मसला तो वहीं का वहीं रहेगा। अगर बड़ी तहसील होगी तो वहाँ पे जाहिर है मसाइल के लिए फिर वो लोगों को तो फिर आना ही पड़ेगा। तो नहीं, इसमें सब में बराबरी नहीं रखी गई है। इसमें ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो गुंजान आबाद इलाके हैं। जिस तरह अब हम अंदरून शहर के इलाके देख रहे हैं तो वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम रायगढ़ के इलाके देख लें तो ये देहातों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर आबादी बहुत कम है। तो इसमें देखा ये जाता है सबसे ज़्यादा तो इसमें फोकस ये किया जाता है जो पटवार सर्कल हैं, जो कानून को सर्कल हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये असाइनमेंट दी जाती है कि आप तहसीलों के क़याम के हवाले से सारा होमवर्क मुकम्मल करें। तो इसमें ये चीज़ें इक्वलिटी इसलिए नहीं रखी जा सकती कि आबादी और रकबे का जो है वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बेस किया जाता है कि उसमें लोग कितने आ रहे हैं, रकबा कितना आ रहा है, कितने लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि तमाम जो तहसीलें हैं उनका रकबा और उनकी जो आबादी है वो सेम हो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जाए। ठीक है। अच्छा नवाज, ये बताएं कि अब तो फैसला किया गया है एक साथ ही 5 नई तहसीलें बनाने का, तो क्या गुज़िश्ता हुकूमत ने भी कोई तहसील बनाई, किसी इन तहसीलों में इजाफा किया गया था गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, गुज़श्ता हुकूमत ने ही इस पर काम शुरू किया था, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब 10 साल पंजाब के वज़ीर आला रहे तो बहुत सारे लोगों ने जो है उनके सामने आके तजावीज़ रखी कि हमारे जो अज़ला हैं उनमें नई तहसीलें कायम की जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनकी उन तजावीज़ पर बिल्कुल जो है वो गौर नहीं किया। जब PTI की हुकूमत आई तो PTI की हुकूमत ने इस बात पर गौर किया कि जो नई तहसीलें, जो नई अज़ला हैं वो बनने चाहिए, लेकिन उसमें एक सबसे अहम जो चीज़ वो ये थी कि जो हुक्मरान थे उन्होंने अपने अज़ला और अपने जो तहसीलें थी उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी। जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने गुजरात को जो है वो डिवीजन का दर्जा दिलवाया, इसी तरह जो बुज़दार साहब थे उन्होंने तौंसा को अपना जो है वो ज़िला का दर्जा दिलवाया, और वहाँ पर जो है वो हवा एक नई तहसील भी क्रिएट की गई। इसी तरह मरी का मसला आया, जब मरी में वो बर्फ़बारी की वजह से सब कुछ जैम होने से बहुत ज़्यादा अमवात भी हुई, तो इन्होंने सोचा कि मरी में एक प्रॉपर जो है वो सेटअप होना चाहिए, क्योंकि रावलपिंडी से बैठ के जो है वो मामला चलाना आसान नहीं थे, तो मरी को जो है वो ज़िला का दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ जो गुजरात है उसमें जलालपुर जट्टा जो है वो नई तहसील कायम की गई। उसके अलावा वज़ीराबाद में अलीपुर चट्ठा जो है ये एक नई तहसील कायम की गई। तो गुज़श्ता हुकूमत ने इस बात पर जो है इस मामले पर काम शुरू किया, लेकिन इस हुकूमत ने आके पंजाब के जो दीगर अज़ला जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है नई तहसीलों और नए अज़ला की, उन पर फोकस नहीं किया, लेकिन जो लाहौर है उसमें 5 नई तहसीलें जो है वो क़याम करने के हवाले से फ़ैसला कर लिया गया है, तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। मतलब अब कुछ ही वक्त दरकार है कि मंथ्स का वक्त दरकार है जिसमें ये सारी तहसीलें जो हैं वो इन वर्किंग आ जाएंगी, इन प्रोसेस आ जाएंगी।
बिल्कुल ऐसा है कि कुछ ही मंथ में जो है वो लाहौर में तहसीलों की तादाद बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब लाहौर में तहसीलों की तादाद बढ़ेगी तो जो दूर दराज के अजला हैं वहाँ पर भी ये चीज़ जोर पकड़ेगी, लोगों का मुतालबा जो है वो बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे कि जब लाहौर जैसे ज़िले में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 नई तहसीलें बना दी गई हैं, तो हमारे जो अजला है वहाँ पर नई तहसीलें क्यों नहीं कायम की जा रही? क्योंकि वहाँ पर लोगों को 50-50, 60-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करके तहसीलों में अपने काम लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन लाहौर में तो इतना ज़्यादा सफ़र तय नहीं करना पड़ता था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि लाहौर में मसाइल बहुत ज़्यादा थे, उनको कम करने के लिए, क्योंकि आबादी 1 करोड़ 30 लाख अफराद तक पहुँच चुकी है, उन मसाइल को टैकल करने के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जितना इसका साइज़, तहसीलों का साइज़ जो है वो छोटा किया जाएगा, इतना ही आवाम को जो है वो। नवाज, फैसला तो कर लिया जाता है, तहसीलें बनाई जाएंगी। सिर्फ एक आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि गुज़िश्ता 5 बरसों में डिवीजन्स भी बने हैं, इजला बने हैं, तहसीलें बनी हैं, ये सारी चीज़ों में से कितनी फाल हैं? जो गुज़श्ता हुकूमत ने कुछ इजला और तहसीलें बनाई हैं उसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हो सकी। गुज़श्ता हुकूमत ने उस पर बड़ी तेज़ी से काम किया, नोटिफिकेशन हो गए, इजला बन गए, तहसीलें बन गई, होमवर्क सारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुकम्मल करके दे दिया, उसकी हदबंदी हो गई, सारा काम हो गया। लेकिन वो इजला और वो तहसीलें आज भी जो है वो फंक्शनल नहीं हो सकी। आप देख रहे हैं कि गुजरात को जो है वो डिवीजन का दर्जा दिया गया, गुजरात में ना तो कमिश्नर लगाया गया ना RPO लगाया गया। आज भी कमिश्नर गुजरांवाला और RPO गुजरांवाला जो है वो गुजरात के तमाम तर मामला देख रहे हैं। इसी तरह कुछ इजला भी ऐसे हैं जहाँ पर अभी जो नए अजला 5 बनाए गए थे, जिसमें मरी था, तलागंग था, वजीराबाद था, कोट अदू था, तौसा था, वहाँ पर भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रेवेन्यू का है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उसके अलावा जुडिशल है, तमाम मामलात जो हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं किए गए कि लोग वहाँ पर सहूलियात ले सकें। लोगों को अभी भी जो है वो अपनी सहूलियात लेने के लिए जो है वो पुराने इजला में जाना पड़ता है। तो इसमें ये बहुत अहम पॉइंट आपने रेज़ किया है कि जब पिछली हुकूमत ने ये इजला और तहसीलें और डिवीजन बनाई थी और आवाम की फलाह के लिए बनाई थी, जब एक चीज़ बन गई है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, तो आप उसको मुकम्मल तौर पर तमाम तर सहूलियात उसमें लेके आएँ ताकि लोगों को जो है वो फ़ायदा हो। लेकिन इन्होंने इसको पोलिटिसाइज करके उनको जो है वो एक महदूद कर दिया है कि वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, जो बेसिक सहूलियात हैं, जो हेल्थ एजुकेशन है, वो वहाँ पर अभी तक नहीं दी गई। वहाँ पर जो DC है वो भी इन इजला में लोग DC लगना भी इतना वो फेवरेट नहीं समझते। वो समझते कि जब यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं, कोई सेटअप ही नहीं है, ग्राउंड पे कोई चीज़ ही नहीं है, मंसूबे बना लिए जाते हैं नवाज, फैसले कर लिए जाते हैं, लेकिन वो पोलिटिसाइज हो जाते हैं। अब आखिर में बात करते हैं हैदराबाद की, जहां हुकूमत सिंध की जानिब से मुतवस्सत और गरीब तबके के लिए बनाया जाने वाला रिहायशी मंसूबा 15 साल से इल्तवा का शिकार है। हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सस्ती रिहायशी स्कीम मुतारिफ कराई, जिसे 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 2000 एकड़ से शुरू की जाने वाली स्कीम 15 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सकी है और मंसूबे में 32,000 अलॉटीज के अरबों रुपए फंस गए हैं। गुलिस्तानी सरमस्त सालों बाद भी चटियल मैदान और बंजर जमीन का मंजर पेश कर रहा है। मजीद इसके हम तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान से। हमीद, ये बताइएगा कि कब शुरू की गई थी ये रिहायशी स्कीम और तकमील की टाइमलाइन क्या थी? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि कम आमदनी वाले गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से एक रिहायशी स्कीम जो है वो हैदराबाद में शुरू की गई। 2008 में HDA की गवर्निंग बोर्ड ने इस स्कीम की मंजूरी दी और इसका नाम गुलिस्तान सरमस रखा गया। 2009 में ये स्कीम जो है उस वक्त के जिले नाजिम कंवर नवेद जमील ने इसको लॉन्च किया और बाकायदा इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई। अब इसको बदकिस्मती कहें कि 2009 से अब तक 15 साल हो चुके हैं, इस स्कीम को अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका है, यहाँ तरक्याती काम नहीं हो सके हैं और अलाटीज को अब तक जो है वो कब्जा मिलना तो बहुत दूर की बात है, मालकाना हुकूक तो मिलना उनको बहुत दूर की बात है। अब तक यहाँ पर तरक्याती काम ही मुकम्मल नहीं कराए जा सके हैं और जो लोग हैं, जो हजारों की तादाद में अलाटीज है, जिस तरह आपने बताया कि 32,000 से ज्यादा अलाटीज है जिन्होंने अरबों रुपए जमा कराए हैं, लेकिन ये स्कीम जो है वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है और कई लोग इसमें जो है वो अपने घर का ख्वाब सजाए इंतकाल भी कर चुके हैं और इंतजार में बैठे हैं कि इस स्कीम पर HDA जो है वो
वो काम कराए। अब इसमें सितम ज़रीफी ये है कि एचडीए ने अलाटीज से लगभग कोई 12 अरब रुपए जो है वो इसमें स्कीम में लोगों से लिए, और उनको ये कहा गया था कि जो कानून के मुताबिक जो ये स्कीम थी वो 3 साल में मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहां पर अब तक तरक्याती काम नहीं हो सके हैं, और जो तरक्याती फंड्स की मद में जो पैसे लिए गए थे वो गैर कानूनी तौर पर दीगर मद में खर्च कर दिए गए हैं। कानून के मुताबिक एक रिहायशी स्कीम हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई है, उसका जो पैसा है वो उसी स्कीम पे खर्च होना है, लेकिन वो पैसा जो है, वो रकम जो है, वो एचडीए के अफसरान ने या तो गाड़ियों की खरीदारी में खर्च कर दिए, शहर में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर कुछ काम करा दिया, मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर दी, मतलब अलाटीज के सारे पैसे उन्होंने जो है वो इसी तरह खर्च कर दिए। अब उनके पास वहां पर तरक्याती काम कराने के लिए पैसा ही नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट कहां खर्च की, क्योंकि तरक्याती काम तो कोई भी नहीं हुआ, तो फिर क्या काम किया गया उन पैसों से? जी यही मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी बड़ी रकम थी, अब वो उन्होंने खर्च की। जी मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है तो वहां से पैसे निकाल के मुलाजमीन को तनख्वाहें दे दी, गाड़ियां खरीदनी है एचडीए के लिए तो रिहायशी स्कीम के पैसों में से पैसे निकाल के गाड़ियां खरीद ली। मतलब शहर में ब्यूटिफिकेशन का काम कराना है। अब हैदराबाद जरूरी थी, वो रिहायशी स्कीम बनानी जरूरी थी, और ये पैसा तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये इन्होंने मुबैना तौर पर अगर कहा जाए तो ये करप्शन है, बदइंतजामी है। जो पैसा रिहायशी स्कीम का है वो आप खर्च कर रहे हैं, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर गैस नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है 15 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। एक पानी की लाइन आनी थी 36 इंच की, फैसिलिटी वहां पर नहीं दी जा सकी, ना गैस ना बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं है। चटियल मैदान है। मैं आपको इसमें बताऊं कि ग्रिड स्टेशन बनना था, 15 करोड़ रुपए की रकम उसके लिए रखी गई। अच्छा, एसडीए के अफसरान ने वो 15 करोड़ का चेक हेस्को को जमा करने के बजाय वो भी पैसे इन्होंने खर्च कर दिए। उसके बाद अकरमवाद से एक पानी की लाइन आनी थी गुलिस्तान सरमस तक, वो काम भी अधूरा हो गया, जबकि इन्होंने ठेकेदार को एडवांस पेमेंट भी कर दिए। अच्छा। लेकिन वो पानी की लाइन अब तक वहां नहीं पहुंच सकी है। गैस का कनेक्शन लेना था गुलिस्तान सरमत स्कीम के लिए, वो गैस का कनेक्शन भी नहीं आ सका है वहां तक। सिर्फ इन्होंने कुछ रोड बनाए हैं, कुछ सेवरेज का काम कराया है। 25 सेक्टर है, 25 सेक्टर, मतलब यहां पर 32,000 से ज्यादा अलाटीज है, और काम जो है वो नील बटा नील है। और किस तरीके से ये 15 साल तो हो चुके हैं। अब मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूं कि इन्होंने जो सितम ज़रीफी की है वो ये है कि पहले इन्होंने 32,000 अलाटीज से पैसे ले लिए। अच्छा। और ये इस स्कीम के 3 फेजेस में इन्होंने बुकिंग की। अभी ये 3 फेजेस वालों को कब्जा नहीं मिला था, इन्होंने 4था फेज लॉन्च कर दिया एचडीए ने। अच्छा। और 4थे फेज में इन्होंने लोगों को कहा कि जी प्लाटों की बुकिंग कराएं, हम 4था फेज लॉन्च कर रहे हैं। भाई आप 4था फेज कैसे लॉन्च कर सकते हैं? आपने पहले 3 फेजेस में लोगों को कब्जा नहीं दिया है, अलाटीज को आपने मालकाना हुकूक नहीं दिए। आप 4था फेज लॉन्च करके उसमें भी इन्होंने अरबों रुपए शहरियों से ले लिए, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी कुरानदाजी भी अब तक नहीं हो सकी है। तो वो जो 4थे फेज के लोग थे जिन्होंने अपने पैसे जमा कराए हैं वो भी परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन एचडीए जो इंतजामिया है वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत सिंध का झेली इदारा, हुकूमत सूबाई वजीर बल्दियात के मातहत ये इदारा काम करता है। सूबाई वजीर बल्दियात एचडीए के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन शहरियों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, इतना बड़ा फ्रॉड किया गया। एक स्कीम लॉन्च की गई, 15 साल हो गए, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। अरबों रुपए लोगों के फंस गए, लोगों ने दरख्वास्तें भेजी जेब में। 4थे फेज के ऊपर वर्किंग जारी है, लेकिन है कुछ भी नहीं। लेकिन ये बताइए उन 3 फेजेस में कितने प्लॉट अब तक अलॉट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना जो 3 फेजेस में प्लॉट अलॉट किए गए, मैं उसकी थोड़ी सी फिगर आपको बताता हूं कि फेज 1 में इन्होंने 20,676 प्लॉट दिए लोगों को, फेज 2 में 5,847, फेज 3 में 5,183 प्लाटों की इन्होंने बुकिंग की। और ये बुकिंग करने के बाद कुरानदाजी भी हो चुकी है, लोगों को जो है वो उनके प्लाटों के नंबर भी दे दिए गए हैं। और उसके बाद अब 4था फेज इन्होंने लॉन्च कर दिया। भाई 3 फेजेस के जो लोग थे, पहले आप उनको मालकाना हुकूक देते, पहले आप उनको कब्जा देते, पहले वहां पे आप तरक्याती काम कराते, वो काम हुआ नहीं। और इन्होंने 4था फेज भी लॉन्च कर दिया। और 4थे फेज में जिन लोगों ने बुकिंग कराई है, बुकिंग कराए हुए भी उनको तवील अरसा हो गया, उनकी कुरानदाजी अब तक नहीं हो सकी है। तो इस तरह ये इसमें सूरत हाल है। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि एचडीए ने जो इसमें जमीन हासिल की थी वो हुकूमत सिंध के लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट से हासिल की गई थी। जो एलयू डिपार्टमेंट है सिंध हुकूमत का,
उससे जो जमीन हासिल की वो 5000 एकड़ जमीन हासिल की गई थी, जिसमें से 2000 एकड़ पर ये गुलिस्तान सरमद स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। अब उसमें से इन्होंने लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट को मुकम्मल पेमेंट भी नहीं की है। अच्छा, मतलब लोगों से पैसे ले लिए और उनको पेमेंट की है सिर्फ 1000 एकड़ की। अभी तक बकिया पेमेंट भी एलयू डिपार्टमेंट को नहीं की गई है। अगर एलयू डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत का चाहे तो वो ये जमीन कैंसिल भी कर सकता है। मतलब इतना बड़ा लोगों के साथ धोखा है। सारे जो रकम दी जा रही थी, पेमेंट्स की जा रही थी, तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। 15 साल छोटा अरसा नहीं होता, कहां 3 साल कहां 15 साल। 15 साल से मुसलसल पेमेंट्स जा रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था कि स्कीम कहां पर है। भाई चटियल मैदान है वहां पर। तो इसमें मैं एक और आपको अहम बात बताऊं, इन्होंने जो बुकिंग का जो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक निजी कंपनी को दिया, एक मार्केटिंग कंपनी को दिया। उस मार्केटिंग कंपनी के साथ एचडीए मुआहदा करता है 2015 तक का। अच्छा, 2015 में उस मार्केटिंग कंपनी के साथ मुआहदा खत्म हो चुका है, वो रिन्यूअल नहीं हुआ है। अच्छा, और वही मार्केटिंग कंपनी अब तक लोगों से रिकवरी कर रही है, वही मार्केटिंग कंपनी बुकिंग कर रही है। भाई वो मार्केटिंग कंपनी कैसे बुकिंग कर सकती है कि जब 2015 में उसके साथ मुआहदा ही खत्म हो चुका है, वो बुकिंग भी कर रही है, रिकवरी भी कर रही है और अभी भी ये सिलसिला वहां पर जारी है। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें 186 कमर्शियल प्लॉट्स थे, कमर्शियल प्लॉट्स रखे गए थे, उसमें भी जो है वो करप्शन की गई। वो करप्शन ये थी कि 186 कमर्शियल प्लॉट जो है उसका कोई लेआउट प्लान ही नहीं बना था, सिरे से लेआउट प्लान मौजूद नहीं था और वो भी एचडीए की जानिब से जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया जी 186 प्लॉट से उसकी भी बुकिंग शुरू कर दी गई। तो सूरत हाल यही है इस वक्त कि एचडीए की जानिब से जो आवाम के साथ धोखा किया गया है, फ्रॉड किया गया है, अरबों रुपए लोगों के फंसे हुए हैं। इसमें एक और मैं पॉइंट की निशानदेही करूंगा कि मतलब कुछ लोग ऐसे थे, कुछ अलाटीज ऐसे थे, जब वहां जाते थे सरजमीन पर, वो देखते थे कि वहां पर काम नहीं हो रहा और उनके वहां पे तरक्याती काम नहीं कराए जा रहे, तो उन्होंने अपनी मुकम्मल पेमेंट जमा नहीं कराई। तो एचडीए ने ऐसे 3000 से ज्यादा अलाटीज के प्लाट ही कैंसिल कर दिए। अच्छा, कि आपने पूरी पेमेंट जमा नहीं कराई तो आपके प्लाट कैंसिल है। प्लॉट कैंसिल है, तो जो रकम उन्होंने दी थी क्या वो रकम फिर वापस की उनको? नहीं, उनको वापस नहीं की गई है वो रकम भी उनकी फंसी हुई और उनके प्लाट कैंसिल कर दिए। प्लाट कैंसिल नहीं किए जा सकते इसलिए कि आप वहां पे काम नहीं करा रहे, उनका एतमाद बहाल नहीं हो रहा उन अलाटीज का। उनके 3000 से जायद जो प्लाट थे अलाटीज के वो कैंसिल कर दिए। वो बेचारे अब रुल रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमारे प्लाट बहाल किए जाए, हम मुकम्मल पेमेंट। जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ अलाटीज ने कानूनी कार्रवाई की है, कुछ अलाटीज अदालतों में भी चले गए हैं और उन्होंने यही तमाम मामलात की निशानदेही की है, लेकिन अब तक उन्हें अब कोई इंसाफ नहीं मिला है और वो इंसाफ के मुतलाशी है कि अदालतें उन्हें इंसाफ दें, क्योंकि हुकूमत से तो वो मुतालबा कर करके थक गए। लोगों ने नेब को बेतहाशा दरखास्तें भेजी अलाटीज ने, उन्हें वहां से तो इंसाफ नहीं मिल रहा। हुकूमत जो है कोई नोटिस नहीं ले रही, इतनी बड़ी स्कीम, इतना बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व हो, कोई काम नहीं हो रहा। सूबाई वजीर बल्दियात जो हुकूमत सिंध के है, उनका फर्ज बनता है कि वो एचडीए से जवाब तलबी करें, वजीर आला सिंध जवाब तलबी करें। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये दावा करती है कि वो रोटी कपड़ा और मकान लोगों को देगी, तो ये मकान देने का तो मंसूबा था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी इसका नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसका नोटिस लिया जाए, इनके खिलाफ, ऐसे अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए कि जिन्होंने ये अलाटीज का पैसा और जो बड़ा अहम मुद्दा इसमें यह है कि आखिर इसका ठेकेदार कौन था, ठेकेदार को कितनी रकम एडवांस अदा की जा चुकी है और किस मद में दी गई है? देखिए, इसमें जो ठेके थे वो मुख्तलिफ मद में दिए गए थे और वो ठेके देने का इख्तियार जो है वो इदारा तरक्कियात हैदराबाद को था, एचडीए को था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पानी का एक ठेका एक ठेकेदार को दिया गया, उसको एडवांस पेमेंट कर दी गई, काम अधूरा है। एचडीए के अफसरान से सवाल करें कि जी जो पानी की लाइन अकरम वहां से आनी थी उसका क्या हुआ, वो कहते जी काम चल रहा है उसमें। भाई क्या 15 सालों से काम चल रहा है? कौन सा काम चल रहा है? कोई काम नहीं हो रहा। इसी तरह बिजली का मंसूबा था, रोडों को था, सेवरेज की लाइनें डलनी थी, ठेकेदारों को पेमेंट कर दी गई है एचडीए की जानिब से। इसमें भी बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है और जिसकी इंक्वायरी करने की जरूरत है कि वो ठेकेदारों को जो पेमेंट की गई है वो किस रूल के तहत की गई है, आया उन्हें जो ठेके दिए गए इन कामों के, क्या उस पर जो है वो रूल्स को फॉलो किया गया। लेकिन उस पर भी जो है एचडीए के अफसरान कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हमीद, सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या मंसूबे में ताखीर का किसी अथॉरिटी ने नोटिस लिया है या नहीं लिया है?
बदकिस्मती यही है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि 15 साल का अरसा हो गया है, किसी अथॉरिटी ने नोटिस नहीं लिया। हैदराबाद में हुकूमत सिंध के जितने जिम्मेदारान आते हैं उनसे ये सवाल किया जाता है, सहाफियों की जानिब से निशानदही की जाती है कि इतनी बड़ी स्कीम, हाउसिंग स्कीम, 15 साल का अरसा, तरक्याती काम नहीं हो रहे, लोगों को कब्जा नहीं मिल रहा, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान है, अपनी जमा पूंजी लोग लगा चुके हैं इस स्कीम के अंदर, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। जी नाज़रीन, अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी है। उम्मीद है जिम्मेदारान भी इस हवाले से होश के नाखून लेंगे और इन संगीन मामलात की जानिब तवज्जो मरकूज करेंगे। आप सब मेहमानों का शुक्रिया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मजीद अहम खबरों के लिए आप हमारे मजीद प्रोग्राम भी देखते रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।